वेलकम एवरीवन टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का हमारा पॉडकास्ट बेस्ड होगा बिजनेस ग्रोथ पे, बिजनेस स्ट्रेटेजीज पे। और आज के हमारे गेस्ट है वो भी बहुत ही स्पेशल है, मतलब 750 प्लस बिजनेसेस के साथ काम कर चुके हैं और रिसेंटली पास्ट 3 या 4 साल में 250 प्लस करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है उनके क्लाइंट्स को। और उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑलरेडी 15 प्लस ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। तो आपका बिजनेस कोई भी हो, उसको ग्रो करना है तो आज का पॉडकास्ट आप एकदम ध्यान से आप सुनिएगा, और बीच बीच में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप कर सकते हो। सो प्रेजेंटिंग मिस्टर राजू परीक। थैंक यू विनीत। बेसिकली बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं हम लोग और पिछले 18 ईयर्स से हम लोग ये फील्ड के अंदर हैं। और देखने जाओ तो 650 प्लस इंडिविजुअल बिजनेसमैन, 85 प्लस इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड है। कोई भी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है, रिटेल हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है। हर एक बिजनेसमैन को ज़रूरत क्या होती है? बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रो करने की। हर बार मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रो होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल का मतलब जितना आप चाहो, और कंसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यू चलना चाहिए, यानी कि बार बार लगातार बिजनेस बढ़ना चाहिए। सो वी वेरी डेडिकेटेडली वर्क ऑन बिजनेस ग्रोथ कि धंधा बढ़ना चाहिए। दिस इज व्हाट एक्चुअल वी डू। टू द आइडिया इज व्हाट माय कंपनी नेम। हम ये पिछले 18 ईयर से ये फील्ड में है और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका बेसिक टर्नओवर 25 सीआर से लेकर 100 सीआर तक का होता है। उनका बिजनेस ग्रोथ जस्ट इन ईयर, एक साल में वो बिजनेस ग्रोथ x to 2x हो सकता है। सो बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट की आपने बात की, तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट होता क्या है, ये टर्म क्या होता है? देखिए, मार्केट में बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, बिजनेस कोच होते हैं, तो वी आर बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। देखिए, हम जब हमारे एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं ना, तो एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि भाई क्या करना है वो क्लियर होता है, कैसे करना है वो भी क्लियर होता है, लेकिन एक क्लैरिटी उनको ज़रूरत होती है और वो क्लैरिटी होती है क्यों करना है। अगर ये क्यों, वाई क्लियर हो जाता है ना, तो वो जो चाहे वो उनके बिजनेस में वो कर सकते हैं। तो हम ये क्यों पे काम करते हैं, ये वाई पे काम करते हैं। जब हमारे एंटरप्रेन्योर से पूछते हैं कि भाई आपका धंधा कैसा चल रहा है, तो रिप्लाई क्या होते हैं पता है? अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सुपर्ब चल रहा है, कई बार तो माता रानी की कृपा है। ये सारे रिप्लाईज हमें मिलते हैं। देखिए, ये सारे रिप्लाई आपको मार्केट से सिंपैथी देंगे, और आपको सिंपैथी की नहीं, आपको स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। यानी आपको 1 स्टेप अहेड जाना होगा। आपके ये फीलिंग्स वाले रिप्लाई को छोड़ना होगा और आपको फैक्ट वाले रिप्लाई में आना होगा। फैक्ट वाला रिप्लाई, इसका मतलब डेटा वाला रिप्लाई। यानी अगर आपने ऐसा बोला कि भाई लास्ट ईयर के टर्नओवर से मैं 30% से ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास ऑन एन एवरेज वीकली 30 इंक्वायरीज आती थी, इस बार अभी 12-15 आ रही है, थोड़ा कम हो गया है। मार्केट से 2 करोड़ लेना था, 80 लाख आ गए, अभी 20 के आजू बाजू में घूम रहा हूँ। हमारा ओवरहेड्स 3 लाख था, कॉस्ट कटिंग करके हमने कुछ 10% कम किया। ये सारे डेटा वाले रिप्लाई है, नंबर्स वाले रिप्लाई। नंबर्स वाले रिप्लाई है। अगर डेटा वाले रिप्लाई देना चालू कर दिया तो हम डेटा वाले रिप्लाई पे वो एंटरप्रेन्योर को लाना, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट ही कर सकता है। इसका मतलब क्या करना है, कैसे करना है, इससे ऊपर जाके क्यों करना है, और ये क्यों वाई क्लियर हो, और वाई को हम कनेक्ट करते हैं डेटा के साथ। तो इंप्लीमेंट कराना, बातें नहीं करना है, चीजों को इंप्लीमेंट करना, दिस इज द रोल ऑफ एन स्ट्रेटेजिस्ट। मतलब सिर्फ ऑन पेपर नहीं, प्रैक्टिकल यस, डेफिनेटली उसको इंप्लीमेंट करवाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो कोई भी एंटरप्रेन्योर है जिसका ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, मेन फोकस कहाँ पे करना चाहिए उनको? बिजनेस ग्रो में करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ पे फोकस करना चाहिए, मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे? वो प्रोडक्शन हो तो प्रोडक्शन, सर्विसेज हो तो सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे सब में इक्वली हमको फोकस करना रहता है। बट कोई एक चीज़ जिस पे हम फोकस कर सकते हैं तो इवेंचुअली सब में फोकस हो जाएगा, तो वो कौन सी चीज़ है? देखिए, कोई भी बिजनेस होता है ना, वो 3 पिलर पे डिपेंड होता है। 3 पिलर्स होते हैं। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको 3 पिलर पे फोकस करना होगा। पहला पिलर होता है ग्रोथ का पिलर, दूसरा पिलर होता है कस्टमर पिलर, और तीसरा पिलर होता है मैनेजमेंट पिलर। देखिए, हमारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो जो 2 पिलर है ना, कस्टमर और मैनेजमेंट, वहाँ पे फंसे हुए होते हैं। क्योंकि पूरा दिन कस्टमर के आगे पीछे घूमते रहना। कस्टमर बहुत स्मार्ट होता है, कहीं ना कहीं फंसा देता है, पूरा दिन उनका निकाल देता है। कई बार तो ये होता है कि कस्टमर उसके एम्प्लॉय या टीम के साथ बात ही नहीं करता, मैं आपके सेट के साथ बात कर लूँगा, और हमारे एंटरप्रेन्योर खुश होते हैं कि ये मेरे साथ ही बात करता है। तो हम पूरा दिन फंसे रहते हैं कस्टमर के आगे पीछे। कई बार हम फंसे रहते हैं मैनेजमेंट पिलर के अंदर, परचेज करना, प्रोडक्शन देखना,
मार्केट से क्रेडिट कंट्रोल देखना, वो बंदा आया नहीं आया, कितना काम किया, पूरा दिन वही काम में फंसा रहता है और एंड ऑफ द डे उसके पास टाइम नहीं होता है, वो पूरा थक जाता है और वो थकान में भी वो बहुत खुश है। पूरा दिन मैं बिजी रहा कौन से एरिया में, कस्टमर और मैनेजमेंट पिलर पे। तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, जो कस्टमर और मैनेजमेंट पिलर है ना, वो 110% आप डेलीगेट कर सकते हो। वंस अगेन 110%, इसका मतलब आप 100% वो एरिया को डेलीगेट कर सकते हो। अभी बात क्लियर हो गई कि भाई फोकस कहाँ पे करना है, तो फोकस ग्रोथ पे ही करना है। कि एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है, धंधा कैसे बढ़े। दिस इज व्हाट द ओनली फोकस एरिया इन एनी बिजनेस, एनी बिजनेस। मेन फोकस हमारा ग्रोथ पे ही, Growth। बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? देखिए, बेसिकली हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारी जो टीम होती है वो स्ट्रक्चर्ड बेस्ड आप अगर डेलीगेट करो। देखिए, डेलीगेट करने के दो तरीके होते हैं। दो स्किल ऐसी होती है, जो दो स्किल ऐसी एंटरप्रेन्योर को सीखनी पड़ेगी। और वो दो स्किल क्या होती है? पहली स्किल एनेबलिंग स्किल। एनेबलिंग का मतलब ये होता है कि सौंपना। अगर आपको राइटली डेलीगेशन आ रहा है कि आप क्या काम करवाना चाहते हो, अगर आपने राइटली डेलीगेट किया, और दूसरी स्किल आपको जो डेलीगेट किया हुआ है उसको आपको ट्रैक करना है, यानी मॉनिटर करना है, यानी जो आपने सौंपा हुआ है वो आपको रिपोर्ट करना है। दो स्किल कोई भी एंटरप्रेन्योर को सीखनी जरूरी है। पहली स्किल डेलीगेशन, दूसरी मॉनिटरिंग। कई बार क्या होता है, हम डेलीगेट कर देते हैं, काम सौंप देते हैं, बाद में वो काम हुआ नहीं हुआ, कहाँ तक पहुंचा, वो कोई केयर नहीं करते, और जब वो काम की जरूरत पड़ती है तब पीछे पड़ जाते हैं, हल्ला मचा देते हैं ऑफिस में, ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, बहुत सारी बातें। लेकिन अगर आप राइटली डेलीगेट करोगे और राइटली मॉनिटरिंग करोगे तो आप कोई भी चीज़ को राइटली प्रोडक्टिव वे में, कायदे से उसको ऑटो पायलट वे ऑफ वर्किंग तक लेके जा सकते हो। दिस इज व्हाट द सिंपल स्टेप्स ऑफ गेटिंग वर्क फ्रॉम योर टीम। फिर ये सिर्फ ग्रोथ की बात करें, वो कस्टमर और मैनेजमेंट वाला तो हो गया, फिर सिर्फ ग्रोथ की बात करें तो इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं? देखिए, ग्रोथ के लिए चैलेंजेस पे जाने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि धंधा आता कहाँ से है। पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि धंधा आने का फ्लो क्या है। अगर फ्लो क्लियर होगा ना, तो अगर कोई चैलेंज आ रही है तो वो फ्लो में से वो चैलेंजेस को दूर करके हम वो फ्लो पे फोकस कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस के अंदर दो तरीके से ग्रोथ आता है। नंबर वन, दैट इज व्हाट द प्राइमरी ग्रोथ। पहला वाला ग्रोथ होता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है, अगर आपने कोई मार्केटिंग करी और मार्केटिंग से आपको नए कस्टमर मिलेंगे। मार्केटिंग क्या करता है? नए कस्टमर एक्वायर करवाता है। अगर आपको नए कस्टमर एक्विजिशन सही से हो रहा है तो आपका मार्केटिंग राइट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ दैट यू कैन जनरेट इन योर बिजनेस। दिस इज व्हाट द प्राइमरी ग्रोथ। और दूसरा ग्रोथ होता है दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ। और वो ग्रोथ ये होता है, अगर आपने प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर दी, उसके बाद एक ग्रोथ होता है रिपीट और रेफरल। दो ही तरह होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हमने दो ग्रोथ पे फोकस किया तो हम चैलेंजेस को साइड में रखते हैं, ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बिजनेस जिनको आप पूछो कि आपका मैक्सिमम ग्रोथ कहां से आ रहा है, प्राइमरी से या सेकेंडरी से, तो 80% ऑफ द बिजनेस में विल से मेरा ग्रोथ सेकेंडरी से ज्यादा आता है, रेफरल से ज़्यादा आता है, रिपीट से ज़्यादा आता है। अगर हमें हमारे बिजनेस को, एक बार मैं बताया कि प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रो करना है, तो हमें प्राइमरी ग्रोथ पे फोकस करना होगा। अगर हमने प्राइमरी ग्रोथ यानी मार्केटिंग वाले ग्रोथ पे फोकस किया तो बहुत सारी चैलेंजेस जो होती है वहाँ से हम दूर निकल जाते हैं। चैलेंजेस की अगर बात करें तो बेसिक चैलेंज क्या होती है, हम बिजी रहते हैं हमारे ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस में बिजी रहने से एक फायदा होता है, आपका सेकेंडरी ग्रोथ सही चलेगा। अगर आपका सेकेंडरी ग्रोथ सही चल रहा है तो आपको जितना स्ट्रेगनेंट आ जाएगा और जितना चल रहा है उतना ही चलेगा। लेकिन आपको ज्यादा करना है तो आपको प्राइमरी ग्रोथ यानी मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो चैलेंज क्या है? ऑपरेशन पे फोकस करना। राइट वे क्या है? मार्केटिंग पे फोकस करके नए कस्टमर एक्वायर करना। दिस इज व्हाट द राइट वे टू ग्रो योर बिजनेस। वो प्राइमरी मार्केटिंग फिर कैसे करें? कौन से वेज है उसको करने के? प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो या सर्विस इंडस्ट्री में, दो ही चीज हो सकती है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो। देखिए, हम क्या बेच रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी ऑफिस है, आपको क्या चाहिए बताइए, आई कैन सर्व यू एनीथिंग।
दिस इज वॉट एटीट्यूड ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर राइट नाउ। ये एटीट्यूड है, मार्केट बेस्ड एटीट्यूड है। आपको क्या चाहिए वो बताइए, वो मैं बेचने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे एक स्टेप ऊपर आना पड़ेगा, एक स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। आपको प्रोएक्टिव बिजनेस ग्रोथ करना पड़ेगा, और प्रोएक्टिव बिजनेस ग्रोथ का एक ही फंडामेंटल है, एंड दैट इज व्हाट अटैक। मार्केट में अटैक करना पड़ेगा, राइट नीड आइडेंटिफाइड करनी पड़ेगी, और राइट प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि आपको क्या बेचना है वो क्लियर होना चाहिए। आपके पास सब कुछ है, ये मार्केट नहीं है। आपके पास स्पेसिफिक क्या है, ये मार्केट है। इसका मतलब अगर आपको ग्रो करना है तो आपको टारगेट सही से करना पड़ेगा। देखिए, टारगेट है ना, 3 तरीके से हो सकते हैं, लेकिन राइट तरीका कौन सा है, ये तीसरा तरीका जो है राइट तरीका है। 3 तरीके से लोग टारगेट बनाते हैं। को लास्ट ईयर का टर्नओवर जितना किया था, मैं 30% ज्यादा कर लूंगा। दिस इज व्हाट द फर्स्ट वे ऑफ टारगेटिंग। 30% ज्यादा, यानी कि रेवेन्यू पे टारगेट किया। एक दूसरा तरीका होता है जो एंटरप्रेन्योर करते हैं, वो मार्जिन पे करते हैं कि भाई कौन से प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है तो मैं वही फोकस करूं। यानी कि भाई 5 करोड़ का टर्नओवर है, 8 करोड़ करना है, तो कौन से मार्जिनेबल एरिया वाले प्रोडक्ट्स है जहाँ पे ज़्यादा मार्जिन है, अभी ये प्रोडक्ट बेच दूं तो मेरे तो आराम है ना, मेरा तो टर्नओवर बढ़ गया, मेरा काम खत्म। दिस इज व्हाट द सेकंड वे ऑफ टारगेटिंग। लेकिन थर्ड, कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचना है। अगर आपने प्रोडक्ट बेस्ड टारगेटिंग करी तो आप राइट टारगेटिंग कर रहे हो, राइट वे में मार्केटिंग हो पाएगी, और राइट वे में मार्केटिंग होगी तो राइट लीड कन्वर्जन होगा, लीड एक्विजिशन होगा, और राइट लीड एक्विजिशन आपको राइट सेल्स यानी कि राइट ग्रोथ करके देगी। तो राइट अप्रोच रेवेन्यू मार्जिन नहीं है, राइट अप्रोच प्रोडक्ट बेस्ड टारगेटिंग है, नंबर बेस्ड टारगेटिंग है। दिस इज व्हाट हाउ यू कैन, मतलब एक कैटेगरी के पीछे ही पड़ने का, मतलब एक निश होती है, निश को select Yes, करने का, yes, yes. सब निश में नहीं जाने का। डन अभी मोस्टली यही चल रहा है राइट। कि एक प्रोडक्ट एक सर्विस है, वो सब निश में टारगेट करता है। बट आपने जैसे कहा नंबर्स में वो नहीं चलेगा। फिर ग्रोथ को डिफाइन कैसे करते हैं हम? हाउ टू डिफाइन ग्रोथ इन एनी बिजनेस? ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हम हर एक बिजनेसमैन को पूछते हैं भाई बिजनेस ग्रो करना है तो कि हाँ करना है। लेकिन जब पूछते हैं कितना करना है तो कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए, कन्फ्यूज़न नहीं है, वहाँ पे फिलोसॉफी है, मार्केट फिलोसॉफी है, कंपटीशन फिलोसॉफी है, उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर और इस साल का टर्नओवर की फिलोसॉफी है, बहुत सारी फिलोसॉफी है। क्योंकि कन्फ्यूज़न होता ना तो क्लैरिटी मिलती, लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं है, वहाँ पे फिलोसॉफी है। लेकिन हमने वो फिलोसॉफी से एक स्टेप ऊपर गए। हम लोगों ने एक स्पेसिफिक मॉडल बनाया बिजनेस ग्रोथ के लिए, एंड दैट मॉडल इज व्हाट 135 इज द मॉडल। नाउ व्हाट इज 135? 135 का मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर अगर आपने एक्स टर्नओवर किया है तो एक साल के बाद वो टर्नओवर 2x होगा, तीसरे साल 3x, और 5वें साल वो 5x। दिस इज व्हाट द मॉडल वी इंप्लीमेंट टू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो जब कोई एंटरप्रेन्योर हमसे जुड़ता है तो हम बहुत स्पेसिफाइड कर देते हैं कि आपको ग्रोथ कितना करना है वो आप मत सोचिए, मेरे मॉडल पे आपको ट्रस्ट है, मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग आपको ग्रो करना है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं यार एक साल में डबल हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये मॉडल हम इंप्लीमेंट करते हैं, और आई कैन से कि पिछले आफ्टर कोविड, यू कैन से आफ्टर कोविड हमने 125 प्लस बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके बिजनेस को 2x, और राइट नाउ मैनी बिजनेसेस आर देयर वो 3x रेवेन्यू पे काम कर रहे हैं। तो आपको फोकस स्पेसिफिक मॉडल पे करना है, स्पेसिफिक टारगेट पे करना है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, ग्रोथ स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, तो ये दिस इज व्हाट एक स्पेसिफाइड होना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट स्पेसिफिकेशन, क्या करना है, थोड़ा बढ़ जाए। अब कई बार क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने एंटरप्रेन्योर को कहता है कि भाई आप तो अच्छा कर रहे हो, इस बार आपका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है वो पता नहीं चलता है। कई बार क्या होता है, लास्ट क्वार्टर अच्छा गया, अभी ठंडा चल रहा है, लेकिन आप कितना बढ़ रहे हो, किस तरह से बढ़ रहे हो। मैंने बोला कंसिस्टेंट, बार बार लगातार वाला ग्रोथ आना चाहिए। तो हर क्वार्टर का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, हर क्वार्टर में इक्वल ग्रो अगर होता है आपका बिजनेस, दैट इज व्हाट एक्सेप्ट थिंग दैट यू कैन ग्रो योर बिजनेस। तो स्पेसिफाइड होना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी ये टारगेट से आएगी, ये डेटा से आएगी, ये पूरे टारगेट बोर्ड से आएगी। फिर अभी बहुत सारे एड्स भी चल रहे हैं कि अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे रख दो। तो ये टर्म इस बिजनेस फील्ड में कैसे रिलेट कर रहा है, ऑटो पायलट, कि अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे चला दो? बहुत सारे मिसकंसेप्शन ऑटो पायलट को लेके होते हैं। आप रैंडमली किसी बिजनेसमैन से पूछ लीजिए आपको आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाना है, तो कहेगा हाँ। और उनको पूछिए कि प्रैक्टिकली आप लेके जा सकते हो क्या, अरे यार वो तो पॉसिबल लगता नहीं, मेरे धंधे में यार
वो पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ व्हाट द आंसर। और उनको पूछिए कि कितने वर्कशॉप्स या कितने वेबिनार्स सेमिनार्स आपने ऑटो पायलट वे पे कर लिया, आपने बहुत सारे कर लिए। आप पूछ लीजिए आपके पास क्या टूल है, ERP है, CRM है, अकाउंटिंग का टूल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑटो पायलट हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। ओके, देखिए एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर कर लीजिए कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपके बिजनेस में आपका रोल क्या है, आपका रोल क्या है। ओके, अगर आपने आपका रोल डिफाइन कर लिया तो आप वो रोल के अकॉर्डिंग काम करोगे। अभी क्या हो रहा है कि आपका रोल ही क्लियर नहीं है आपके बिजनेस में, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एंटरप्रेन्योर का स्पेसिफिक रोल डिफाइन करते हैं। और मैं जब तक मानता हूं या चाहता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होना चाहिए, वो रोल होना चाहिए सिर्फ ग्रोथ, यानी कि धंधा बढ़ाना इज द, it's not a market perspective, it's not a competition perspective, it's not an agency perspective, but धंधा बढ़ाना is the owner's perspective. तो this is what the person's role. अगर आपका फोकस ऑपरेशन है, अभी ऑपरेशन से फोकस से आपको ग्रोथ पे फोकस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके ऑपरेशन को ऑटोमेट करना पड़ेगा, आपके ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। अगर आपके ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना है तो आपके पास स्पेसिफिक सिस्टम्स चाहिए। देखिए एक टर्म सब लोगों ने सीखा हुआ है, समझा हुआ है, एंड दैट टर्म इज व्हाट? सिस्टम। सिस्टम के बिना तो कोई बिजनेस चलता नहीं है। तो सिस्टम इज अ टर्म। सिस्टम किसके लिए है? तो आपके यहाँ पे जो टीम है वो टीम के लिए सिस्टम है, आपके लिए कोई सिस्टम नहीं। एंटरप्रेन्योर के लिए कोई सिस्टम नहीं है, वो टीम के लिए सिस्टम है। सिस्टम बनती कैसे है? तो प्रोसेस से सिस्टम बनती है। छोटे छोटे स्टेप्स को डिफाइन करके हम सिस्टम डिफाइन करते हैं। अभी आप मुझे समझाइए कि टीम को अगर सिस्टम में लाना है तो सिस्टम समझाना इजी है या वो प्रोसेसेस, स्टेप्स, बुलेट पॉइंट में लिखे हुए स्टेप्स समझाना इजी है? डेफिनेटली बुलेट पॉइंट में लिखे हुए स्टेप्स समझाना इजी है। तो हम अगर टीम को प्रोसेसेस की ट्रेनिंग देना चालू कर दें तो वो बंदा एक्चुअल प्रोडक्टिव काम करना चालू करेगा। एक और बात समझिए, सिस्टम है तो डेटा है। अगर कोई भी काम सिस्टम में होता है तो उसका डेटा जनरेट होता है और होता है, लेकिन वो डेटा कोई स्पेसिफिक एरिया में, कि स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में स्टोर्ड नहीं होता है। जब डेटा जनरेट हुआ और स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में स्टोर्ड नहीं हुआ तो कोई सिस्टम काम नहीं करेगी। आपके यहाँ पे जितनी भी सिस्टम है और सिस्टम से जो डेटा जनरेट हो रहे हैं, वो बंदा डेटा जनरेट कर रहा है और डेटा को स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में स्टोर नहीं हो रहा है, तो कोई सिस्टम काम नहीं करेंगे। तो आपको नेक्स्ट फेज क्या देखना है? स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में वो डेटा स्टोर करने हैं। अगर आपने स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में डेटा स्टोर किए, एक स्टेप और आता है और वो स्टेप है मॉनिटरिंग। स्टोर्ड हुए डेटा मॉनिटरिंग करो, ना कि वो बंदे ने क्या काम किया है, वो बंदा कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितना उन्होंने सोशल मीडिया देखा, वो क्या कर रहा है, CCTV कम करो, उसने जनरेट किए हुए डेटा पे फोकस करो, मॉनिटरिंग वो करो। वो मॉनिटरिंग करना है। दिस व्हाट अ रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आपका काम वो डेटा मॉनिटर करना है। दिस इज व्हाट द लैकिंग ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे कई बार ट्रेन मिस हो जाती है, हम राइटली मॉनिटरिंग नहीं करते हैं और मॉनिटरिंग नहीं होता है, इसलिए वो बिजनेस ऑटो पायलट वे ऑफ वर्किंग में है, ऐसी फीलिंग ही नहीं आती है। आप समझ रहे हो? तो ऑटो पायलट का मतलब ये है कि जो डेटा जनरेट हो रहे हैं वो डेटा को सही से मॉनिटर करना। दिस इज व्हाट एक्चुअल ऑटो पायलट वे ऑफ वर्किंग। ऐसे कोई टूल्स अवेलेबल है पब्लिकली, आपने जो बोला मॉनिटरिंग करने के लिए? देखिए, जब डेटा जनरेट हो तो डेटा कहीं तो स्टोर होने चाहिए। ओके, मान लीजिए मैं ऐसा बताऊं कि भाई आपके यहाँ पर अटेंडेंस का कोई सिस्टम है, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, तो बायोमेट्रिक होगा तो उसका डेटा स्टोर होगा। इन टाइम, आउट टाइम, ओवर टाइम, कहीं पे भी डेटा स्टोर होगा। तो HR का यानी कि अटेंडेंस सिस्टम का कोई टूल होगा। इंक्वायरी मैनेजमेंट करना है तो CRM इज़ द टूल। अगर आपको प्रोडक्शन, इन्वेंट्री और परचेज की बात करेंगे तो ERP इज़ द टूल। अकाउंट के लिए हम बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें राइट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, इट्स द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर। अगर हम राइट टेक्नोलॉजी एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटो पायलट आपके लिए एक ड्रीम है। पूरी दुनिया ऑटो पायलट पे चली जा रही है, आप नहीं जा पा रहे हो, इसका मतलब आपने राइट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करी है। बहुत सारे टूल अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, इसका कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। एक बार स्टार्ट करना है तो बहुत सारे टूल अवेलेबल है, लेकिन टूल होना जरूरी है, तभी जाके आप आपके बिजनेस को ऑटो पायलट वे ऑफ वर्किंग में लेके
मेजॉरिटी बिजनेस में ट्रेडिशनल जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पिछले 30 साल से 35 साल से बिजनेस कर रहे हैं, टर्नओवर भी उनका 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ जैसा है, बट वो लोग रेडी नहीं है वो सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सब अनऑर्गेनाइज्ड होता है, सब कुछ वो पेपर पे होता है ना, चिट्ठी पे, वो कहते हैं कागज़ पे ही सब होता है। फिर से बता रहा हूँ, 3 चीज़ पर फोकस करिए। एक होता है माइंडसेट, एक होता है माइंडसेट। कई बार बहुत सारे ट्रेनर्स वेबिनार में, सेमिनार में माइंडसेट चाहिए, माइंडसेट चाहिए। देखिए, चिल्लाने से कभी माइंडसेट नहीं आने वाला है। अगर माइंडसेट चाहिए तो माइंडसेट भी मेजरेबल है, माइंडसेट को भी आप मेज़र कर सकते हो। आप कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या करने वाले हो, अगर आपके पास ये प्लानिंग भी है, कल क्या करने वाले हो ये प्लानिंग भी है, तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट 1 स्टेप अहेड जा रहा है। दिस इज व्हाट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। तो माइंडसेट इज व्हाट, अभी आपने बताया कि भाई 30-35 साल से काम कर रहा है, अच्छा टर्नओवर कर रहा है, लेकिन जो अडॉप्शन वाला एरिया है वो एरिया मिसिंग है। तो मिसिंग सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट से आएगा। वो कैसे आएगा, तो मार्केट में आपको कहाँ पहुँचना है, अगर कहाँ पहुँचना है वो क्लैरिटी नहीं है तो माइंडसेट कभी नहीं आएगा। आपका टारगेट क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, तो माइंडसेट नहीं आएगा। नाउ द सेकंड पार्ट, सेकंड सेट दैट यू रिक्वायर, दैट इज व्हाट द स्किल सेट। सिंपल बात बताता हूँ, स्किल सेट का मतलब ये होता है आप डेटा को सही से एनालाइज कर पाओ। देखिए, हमारे बिजनेस में 2 टाइप के डेटा होते हैं। एक डेटा क्या होते हैं पता है, एक्चुअल डेटा होते हैं। एक्चुअल डेटा का मतलब ये होता है कि भाई मैं आपसे पूछूं कि आपका टर्नओवर कितना है, आप बता दोगे। मैं पूछूं कि नेक्स्ट क्वार्टर का टारगेट क्या है, आप बता दोगे। मैं पूछूं आपका ओवरहेड्स कितना चल रहा है, तो आप बता दोगे। तो बहुत सारे ऐसे डेटा है जो आप बता दोगे। अब जो ये डेटा आपने एक्चुअल डेटा मेरे सामने रखे, अगर मैं पूछूं कि ये डेटा जनरेट होने के लिए आपके पास कोई प्लान डेटा थे जिसके रिलेटेड ये डेटा जनरेट हुए है, तो क्या नहीं, तो नहीं। तो कौन सी स्किल चाहिए, प्लान डेटा और एक्चुअल डेटा, और उसका गैप मैनेजमेंट अगर किसी एंटरप्रेन्योर को समझ में आ गया, उसके ऊपर उसने काम करना चालू कर दिया, दिस इज व्हाट अ स्किल सेट दैट एनी एंटरप्रेन्योर शुड हैव। यस, यानी माइंडसेट, स्किल सेट और लास्ट जो हमारी अभी बात हुई टूल सेट। डेटा जनरेट हो रहा है, अगर डेटा जनरेट हो रहा है और राइट वे में स्टोर नहीं हो रहा है, तो कोई सिस्टम आपकी काम नहीं करेगी, और उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। डेफिनेटली। अब मार्केटिंग पे फोकस कैसे करें, राइट वे कौन सा है मार्केटिंग में? आपने कहा कि प्राइमरी पिलर जो है वो मार्केटिंग का है, तो वहाँ पे राइट अप्रोच क्या होगा हमारा मार्केटिंग में? देखिए, पहले तो हमारे माइंड को रेडी करना पड़ेगा कि हमें न्यू कस्टमर्स एक्विजिशन चाहिए। अगर हमारे पास न्यू कस्टमर एक्विजिशन होगा तभी जाके हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। और न्यू कस्टमर एक्विजिशन का राइट टूल है मार्केटिंग। राइट टूल मार्केटिंग है। ब्रांडिंग में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारा अप्रोच राइट नाउ, हमारा अप्रोच कैसा है पता है? मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि आपके यहाँ पे लीड जनरेशन कैसे होती है, तो वो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म के नाम लेते हैं, इंडिया मार्ट है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेते हैं कि वहाँ से हमें लीड मिलती है। तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई लीड मिलती है, तो अगर मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट के लिए लीड जनरेट करी वो प्लेटफॉर्म ने, तो कितने लोगों को बांटते हैं? तो हंसते हैं, बहुत सारे लोगों को बांट देते हैं। ओके, चलिए, आपको भी वो लीड मिल गई, आपने वो अप्रोच चालू कर दिया, आपने उसको अप्रोच करा, उसको कोटेशन भेजा और आपने वेट करना चालू कर दिया। आप क्या करोगे? कोटेशन भेज के वेट करोगे। वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद आप एक चीज़ करोगे कि भाई फ़ोन करोगे कि भाई मेरे कोटेशन मैंने भेजा था, क्या हुआ, फॉलोअप लोगे। वो बंदा बोलेगा कि भाई देखिए, आपका कोटेशन सही है, प्रोडक्ट भी सही है, और आप भी एज अ बंदे आप भी बहुत सही हो, मेरे को धंधा आपसे ही करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपटीटर का भी एक कोटेशन आया है और वो कोटेशन 10% डाउन है। आप सोचोगे कि भाई एक नए टेरिटरी से लीड आई हुई है, चलो धंधा कर लेते हैं। आपने रिवाइज कोटेशन 12% लो करके भेज दिया। 12% का घाटा कहाँ से हुआ पता है? आपके प्रॉफिट से हुआ। आपने 12% प्रॉफिट कम कमाया और आपने वो इंक्वायरी विन कर ली। यानी आपने वेट करा, आपने कॉम्पीट करा और आपने इंक्वायरी विन कर लिया, आपने धंधा भी कर लिया। ये अप्रोच से अभी बाहर निकलना है, ये अप्रोच से अभी बाहर निकलना है। और ये अप्रोच से अगर बाहर निकलना है तो आपको राइट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा, राइट प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा और राइट नीड एनालाइज करके
राइट बंदे को वो सेल करनी पड़ेगी. दिस इज वॉट एक्चुअल अप्रोच. एक अप्रोच से बाहर निकलना है और एक अप्रोच को अडॉप्ट करना है. अटैकिंग वाला अप्रोच को आपको अडॉप्ट करना है. दिस इज वॉट द राइट वे टू स्टार्ट मार्केटिंग, नॉट डूइंग मार्केटिंग, टू स्टार्ट मार्केटिंग. ओके, ऑफर्स मैटर करते हैं मार्केटिंग? डज ऑफर? डेफिनेटली करते हैं. देखिए, कंपटीशन बहुत है और हम रेड ओशन में हो और रेड ओशन से अगर ब्लू ओशन में आना हो, लोगों को उनका माइंड डाइवर्ट करना हो, तो समथिंग शुड बी प्रमोटेड. कुछ तो प्रमोट होना चाहिए. वो कुछ तो प्रमोट में आपकी क्वालिटी हो सकती है, आपकी यूएसपीस हो सकते हैं, आपकी कोई नीश है वो ही हो सकती है. अगर आप राइटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ऑफर्स मैटर, क्योंकि ऑफर से लोग अट्रैक्ट होते हैं. वंस समवन विल अट्रैक्ट टू योर ऑफर, दैट बिकम योर क्वालिफाइड लीड. और वो हो सकता है, वो क्वालिफाइड लीड आपके सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है. अपसेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है. अब बिजनेस तो आ जाएगा वो मार्केटिंग से और वो सब से. ऑपरेशंस के लिए हम पीपल को कैसे मैनेज करें? मतलब हमारा जो स्टाफ है उनको राइट वे से कैसे मैनेज करें? एक फंडामेंटल मार्केट में चल रहा है, अच्छे लोग मिलते नहीं, मिलते हैं वो टिकते नहीं, और जो टिक जाते हैं वो कुछ करते नहीं. दिस इज़ वॉट फ्रेजेस चल रहे हैं मार्केट में. जब भी पूछो तो ये लोग कहते भाई अच्छे लोग दो मुझे, लेकिन अच्छे लोग कभी मिलते ही नहीं. आपको उन्हें अच्छा बनाना है, आपको बनाना ही पड़ेगा. देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है तो एंटरप्रेन्योर के पास 3 स्किल्स होने चाहिए. दिस इज द बेसिक रिक्वायर्ड स्किल्स. नंबर 1, हायरिंग. उसको रिक्रूटमेंट आना चाहिए. देखिए, आपकी कंपनी में अगर कोई पोजीशन वैकेंट हो रही है और वैकेंट पोजीशन के लिए आपने कुछ प्रमोशन किया, आपने कहीं पे एडवर्टीजमेंट डाली, सोशल मीडिया पे डाली, व्हाट्सएप पे डाली, तो कहीं ना कहीं से अप्रोच मिलता है. यस और नो? डेफिनेटली मिलता है. सीवीज आते हैं, रिज्यूम्स आते हैं, आपको अप्रोच मिलते हैं, लेकिन आप सिलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको रिक्रूटमेंट करना नहीं आता है. दिस इज वॉट द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एनी एंटरप्रेन्योर शुड हैव, रिक्रूटमेंट, हायरिंग. दूसरी एक स्किल होनी चाहिए और वो स्किल है ट्रेनिंग. वो जो बंदे को आप रिक्रूट कर रहे हो उसको राइटली ट्रेन करना. आपको क्या काम करवाना है उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करना. और नंबर 3, रिटेनिंग. वो बंदा लंबे टाइम तक आपके साथ रहे, उसके रिलेटेड रिटेन करना. ये 3 स्किल्स अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास है तो ऑपरेशन को स्मूथ करना है. तो ऑपरेशन स्मूथ करने की पहली रिक्वायरमेंट है हायरिंग, ट्रेनिंग और रिटेनिंग. ओके, दिस इज व्हाट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट. एक और बात करें कि भाई हमारे बंदे जो हमारी कंपनी में है वो राइटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे, राइटली रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे. बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर को ये चैलेंज होती है कि भाई बंदे तो है लेकिन काम ही नहीं कर रहे हैं. देखिए, वहाँ पे भी फिर से एक फंडामेंटल है. एक हम कई बार कहते हैं कि SBT फंडामेंटल कहते हैं उसको. ना, व्हाट इज SBT फंडामेंटल? जो बंदा आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अब देखिए SBT का S, उसके पास स्किल है कि नहीं? आपको जो काम करवाना है वो काम करवाने की स्पेसिफिक स्किल वो बंदे के पास है या नहीं? अगर नहीं है तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. लेकिन है, फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट स्किल है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो SB, आप B पे जाइए. B का मतलब क्या होता है? बिजी. कई बार क्या होता है, अच्छा बंदा, स्किल्डफुल बंदा मिल जाता है ना, तो हम उसको बिजी कर देते हैं. अरे भाई ये देख ले, अरे भाई वो देख ले, अरे यार इतना कर लेना तू, लेकिन सब देखना चालू कर देगा क्योंकि वो स्किलफुल बंदा है और वो भी बंदा ना नहीं बोलेगा. और जब हम राइट रिजल्ट चाहिए होता है तब हम खाली बैठे हुए होते हैं, उसने करा नहीं होता है. इसका मतलब स्किलफुल बंदा है, हमने बिजी कर रखा है, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर रहा है. तीसरा एरिया, दैट इज व्हाट T. अगर स्किलफुल है, बिजी भी नहीं है, स्किलफुल है और बिजी भी नहीं है, फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब T. आपने कोई ट्रैकिंग करी, ट्रैक कर रहा है उसके परफॉर्मेंस को कि वो एग्जैक्टली काम क्या कर रहा है, उसका स्पेसिफिक डेटा जनरेट कैसे हो रहा है, डेटा कहीं पे स्टोर हो रहा है कि नहीं, स्टोर हो रहा है तो उसको मॉनिटर यानी कि ट्रैक कर रहे हो कि नहीं. SBT फंडामेंटल होता है. ऑपरेशन को आपको प्रोडक्टिव बनाना है, कायदे से प्रोडक्टिव बनाना है, तो आपको SBT फंडामेंटल पे वर्क करना पड़ेगा. ये करने से आपके बंदे एक्चुअल प्रोडक्टिव वे में काम करना शुरू कर देंगे. SWOT, SWOT एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस कब काम लगता है? जब मान लीजिए कौन सा ट्रेनिंग मैं मेरी टीम के लिए कराऊं. अब अगर यू आर कंफ्यूज विद दैट,
अगर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम चैलेंजेस है, बट ट्रेनिंग तो करानी है, लेकिन कौन से एरिया पे ट्रेनिंग कराऊं? तो आप हर एक बंदे का स्वॉट एनालिसिस उनसे ना कहते हुए आप खुद करिए कि भाई आपके बंदे की स्ट्रेंथ क्या है। आपके पास है 1 2 3 4 साल से आपके पास वो बंदा है, तो कोई तो स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो बंदा आपके साथ है। ओके, दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। आप सोचिए कौन कौन से स्ट्रेंथ है उसके पास। दूसरे, उसके वीकनेसेस क्या है, प्रॉब्लम एरिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से एरिया में वो वीक है, वो भी आप आइडेंटिफाइड करिए। उसके बाद एक एरिया फॉर नीडिंग डेवलपमेंट, कौन से एरिया में वो डेवलप्ड हो जाए तो हमारा काम हो जाए, उसके ऊपर फोकस करिए। उसका रिस्पॉन्स लेवल कितना है, उसका रेजिस्टेंस लेवल कितना है, वो कितना प्रेशर ले सकता है, ये सारी चीज़ों को एक एक एम्प्लॉय के लिए अगर आप आइडेंटिफाइड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कौन सी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो स्किलफुल ट्रेनिंग देने के बाद कौन सा स्पेसिफिक आउटपुट आएगा, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस इज व्हाट यू आर आइडेंटिफाइंग योर टीम। एक फॉर्म दे दिया, चल तू तेरे बारे में भर, तेरी स्ट्रेंथ क्या है, तेरी वीकनेस क्या है, तेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, तेरे ट्रेड्स क्या है। तो दिस विल नॉट वर्क। आपको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और आप उसको आइडेंटिफाइड करोगे तो आप डिफाइन कर पाओगे कौन सी ट्रेनिंग देने से मुझे या मेरी कंपनी को, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। दिस इज व्हाट अ वे। फिर ये स्वॉट एनालिसिस बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं ना? डेफिनेटली कर सकते हैं, बिजनेस के लिए डेफिनेटली करना चाहिए कि भाई हमारे स्ट्रेंथ यानी कि हमारी प्रोडक्ट में, हमारी क्वालिटी में, हमारी कंसिस्टेंसी में, हमारे कस्टमर रिलेशंस में, हमारे कहाँ कहाँ पे हमारी क्वालिटीज़ है। ओके, कई बार हमारे एक्स फैक्टर्स होते हैं कि भाई कहीं पे हम वीक होते हैं, लेकिन वो वीकनेस को छुपाते हुए, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीकनेस को छुपाते हुए मार्केट को शायद बूम कर जाए। कई बार क्या होता है, वीकनेस होते तो वीकनेस को हम फोकस कर लेते हैं, हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो वीकनेस को फोकस कम करिए, स्ट्रेंथ को फोकस ज़्यादा करिए, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। दिस इज व्हाट आई थिंक आप कर सकते हो स्वॉट एनालिसिस अपने बिजनेस के लिए। उस पर हम रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्वॉट एनालिसिस पूरा कंप्लीट करने के बाद? मतलब उस पर काम कैसे करें, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें हमें? देखिए, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन होता कैसे है, जब आप कुछ आइडेंटिफाइड कर पाओ। ओके, अगर मैंने आज ग्रोथ की बात करी, हाँ हाँ ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ओके, तो आप ग्रोथ पे लग गए। बाद में किसी ने बोला कि टीम पे काम करिए, हाँ टीम का काम करना पड़ेगा, आप टीम पे लग गए। बाद में पता चला कि ऑपरेशंस पे काम करना है, आप वहाँ पे लग गए। ओके, व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग समथिंग, आप क्लियरली आइडेंटिफाई, ये एनालिसिस के जो प्लेटफॉर्म मेथड्स हैं वो आइडेंटिफाइड कराता है आपको आपके बिजनेस के साथ कौन सी चीज पहली करनी जरूरी है। इसका मतलब अगर आपको ग्रोथ वे में जाना है तो आपको खुद को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा पहले, दूसरा आपके सपोर्ट सिस्टम्स को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, बाद में आपके ऑपरेशंस को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप एक्चुअली ग्रोथ पे फोकस कर पाओगे। तो ये स्वॉट एनालिसिस, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स हमें आइडेंटिफाइड कराते हैं ये कहाँ पे फोकस करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मैटर्स। आपने कहा कि आपकी एक फर्म भी है टू द आइडिया करके, तो वो कैसे किसी बिजनेस को हेल्प कर सकती है उसकी ग्रोथ में? देखिए, मैं एक बार नॉर्मली कहता हूँ, अगर आपको आपके बिजनेस में कुछ कॉन्शियसली काम करना है और आपके बिजनेस के ग्रोथ को 2 से 3 गुना करना है, वो भी कम से कम समय में और कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ये टू द आइडिया मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ। हमने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके ग्रोथ को जस्ट एन ईयर, 1 साल में x to 2x किया हुआ है। देखिए, लेकिन ये प्रोसेस होता है, सिर्फ ये बोलने से, अनाउंसमेंट करने से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको सीखना है, आपको समझना है ये पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, ग्रोथ को ग्रो करने के लिए लीवर्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स, बहुत सारे ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है। अगर आपको सीखना है तो हम एक वर्कशॉप करते हैं, और ये वर्कशॉप अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो वी आर कमिंग अप विथ फुल लेंथ वर्कबुक, फिजिकल वर्कबुक लेके आते हैं। वर्कबुक में हम डेटा बेस्ड पूरा हम सिखाते हैं, डेटा एनालिटिक्स कैसे करना है, किस तरह से आपको बिजनेस को ग्रो करना है, सारी चीज़ें वर्कशॉप में हम कवर करते हैं, हम पूरा सिखाते हैं। अगर आपको ऐसा कोई वर्कशॉप अटेंड करना है तो शायद लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और लिंक पे आप क्लिक करने से अपकमिंग जो वर्कशॉप जो हमारा होगा वो वर्कशॉप के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वर्कशॉप ज्वाइन करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई ऑपरेशन को ऑटोमेट करके ग्रोथ पे फोकस कैसे करना है। ये पूरी चीज़ ये वर्कशॉप के अंदर हम कवर करते हैं। ओके, सो किसी बिजनेस को अगर एक्सपोनेंशियली हमको ग्रो करना है, मतलब जी वाला कर्व आता है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए हमको, तो कैसे आएगी? देखिए, हर बिजनेस सोचता है कि उसका बिजनेस जो है ना एक्सपोनेंशियली ग्रो करे,
हर बिजनेसमैन सोचता है, हर एंटरप्रेन्योर सोचता है, लेकिन हो नहीं पाता है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस मार्केट में हैं जो अभी अभी आए, 1 या 2 साल 3 साल में मार्केट को बूम कर गए। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं। मान लीजिए आपको आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट, दैट सर्विस और दैट ब्रांड। लोग बात करना शुरू कर देते हैं। जब लोग बात करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो रेफरल वाला एरिया है, उसका जो प्रायोरिटी वाला एरिया है, सेलिंग प्रायोरिटी वाला एरिया है, वो चेंज हो जाता है। तो वो प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। मैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं। अगर आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है तो एक फंडामेंटल याद रखिए, क्रिएट इकोसिस्टम। आपको एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। वो इकोसिस्टम क्यों क्रिएट करना है? पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू, लोग आपकी बात करना शुरू कर दीजिए, इसलिए आपको एक इकोसिस्टम बनाना है। और इकोसिस्टम में 2 ऐसे पॉइंट है, वो समझिए। पहला पॉइंट, सेट रिकॉल वैल्यू। अब मार्केट में एक रिकॉल वैल्यू जनरेट करिए। देखिए, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी हो, आपके सिटी में, सिंपल सिटी से चालू करते हैं, आपके सिटी में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की बात हो रही हो तो आप पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे आने ही चाहिए। आप ऐसी कोई एक्टिविटी करिए जो एक्टिविटी से आप पहले, दूसरे या तीसरे, आप तीसरे पे आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चौथे या पांचवे पे नहीं आने चाहिए। कि चौथे और पांचवे पे आ रहे हैं तो प्लान करो आप तीसरे या दूसरे पे कैसे चले जाओ। क्रिएट रिकॉल वैल्यू। ठंडा मतलब कोका कोला, दिस इज वॉट अ रिकॉल वैल्यू। कभी ठंडा पीना है तो क्या पिएंगे? कोका कोला। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे ही आप क्वालिटी से रिकॉल वैल्यू जनरेट कर सकते हो। आप आपकी कोई स्पेसिफिक नीश रिकॉल वैल्यू जनरेट कर सकते हो। आप आपकी कोई स्पेसिफिक टैगलाइन से आप रिकॉल वैल्यू जनरेट कर सकते हो। लोगों को आप याद आने चाहिए जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की बात निकले। आप B2C में हो, B2B में हो, कोई मैटर नहीं करता है। जब आपकी बात निकले, आपकी प्रोडक्ट की बात निकले, तो आप ही वो प्रायोरिटी में याद आने चाहिए। दैट इज व्हाट टू सेटिंग दैट रिकॉल वैल्यू। आपको वो हैमरिंग करनी पड़ेगी वैल्यू, और जो रिकॉल वैल्यू आपने बताई है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई रिकॉल वैल्यू सेट करी है तो पीपल स्टार्ट जजिंग यू, लोग आपको वो वैल्यू चेक करेंगे। अगर आप फेल हो गए तो अगेन नेगेटिव बातें चालू हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट क्रूशियल थिंग बट इंपॉर्टेंट थिंग। क्रिएट इकोसिस्टम में एक और चीज है, सेट प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड्स। यानी आपके प्रोसेसेस लोगों को बताइए, आप किस तरह से काम करते हो वो बताइए। देखिए, हमारे बिजनेस में हम बताते हैं, हम पूरा वर्कशॉप करते हैं, पूरा एरिया हम क्लियर करते हैं कि आपके बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रो करते हैं, या फिर हमारा कोई कंसल्टिंग लोग है तो हम किस तरह से काम करेंगे। मैं पूरा प्रोसेस क्लियर करता हूं। मैं बहुत साल पहले मैकडी में गया था मेरे दोस्त के साथ, तो आई वॉज नॉट यूज टू विद दैट मैकडी एंड ऑल। सो हमने मील ऑर्डर करा, मैंने टोकन नंबर मिला, वो टोकन नंबर 85 जैसा था और स्क्रीन पे आ रहा था 50-55 ऐसा कुछ आ रहा था। तो मैंने बोला कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला कि सर आ जाएगा 5 मिनट में, और 5-7 मिनट में 85 ब्लिंक हो गया और मैंने ऑर्डर ले लिया। प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड क्या सेट हुए? मैकडी फास्ट सर्विस देता है। आप समझ रहे हो? दिस इज व्हाट अ प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड। आप फ्यूचर की बात, पास्ट की बात करिए, सॉरी, कि भाई कभी ना कभी 30 मिनट में पिज़्ज़ा आता है या नहीं, वो चेक करने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करा होगा। भूख लगी है, खाना है, वो सेकेंडरी मैटर है, सब लोगों ने करा होगा। आपको ब्रांड भी पता है और आपने चेक करा होगा 30 मिनट में आता है या नहीं, और नहीं आया तो दैट वुड बी फ्री। किसको फ्री मिला है? कोई है आपके आजू बाजू में ध्यान वाला बंदा? नहीं है। दिस इज व्हाट अ प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड कि भाई डोमिनोज 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर करता है। हमारे क्लाइंट है जो लैपटॉप, कंप्यूटर, IT सेल्स एंड सर्विस में है। उन्होंने एक प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। अगर आप 5:30 बजे भी सर्विस कॉल बुक करोगे, उनके ऑनलाइन CRM है उसके अंदर, 5:30 बजे भी अगर आप कोई सर्विस कॉल बुक कर रहे हो तो सेम डे हमारा सर्विस इंजीनियर आपको सर्विस कॉल को अटेंड करेगा 10 किलोमीटर के रेडियस में। ओ माय गॉड, आप सोचिए 5:30 बजे किया हुआ सर्विस कॉल सेम डे अटेंड हो जाए। प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड्स। देखिए, लोग बात करते हैं ये सारी चीज़ों की। जब लोग बात करना शुरू कर देते हैं तो आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जा सकता है। इसको बहुत सारी टेक्नोलॉजी से टेक्निकली हम समझा सकते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट द वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू एंड योर प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट हाउ यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली होगी।
अभी ये पॉडकास्ट पे बिजनेस सीरीज भी हम चालू कर रहे हैं, सो आपको जेन्युइनली अपना बिजनेस ग्रो करना है तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।